अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जुवेरिया इज़ हेयर। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इवैल्यूएटिंग क्वालिटी एश्योरेंस डाटा। क्वालिटी एश्योरेंस डाटा को इवैल्यूएट करने से पहले हम ज़रा देख लेते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस होती क्या है। जैसे नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि क्वालिटी को एश्योर करना है हमने। किस तरह से एश्योर करना है कि क्वालिटी एश्योरेंस में डिफरेंट स्टेप्स को या डिफरेंट मेथड्स को यूज़ किया जाता है एनालिसिस के लिए, सैम्पल्स की एनालिसिस के लिए, कि आया कि ये जो एनालिसिस हुई है ये अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल हुई है या नहीं हुई, मॉनिटरिंग ठीक से हुई है या नहीं हुई, और इसके रिज़ल्ट्स क्या आए हैं। मतलब इस एनालिसिस के लिए, इस असेसमेंट के लिए डिफरेंट इंटरनल या एक्सटर्नल मेथड्स को यूज़ किया जाता है और उसके बाद फिर डाटा को इवैल्यूएट किया जाता है। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ के इवैल्यूएट कैसे करना है क्वालिटी एश्योरेंस डाटा को। क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम की असेसमेंट के बाद क्वालिटी एश्योरेंस डाटा को इवैल्यूएट करते हैं, ये चेक करने के लिए कि इसके अंदर जो है वो सिस्टमैटिक एरर या रैंडम एरर एग्जिस्ट करता है या नहीं, या फिर ये चेक करने के लिए कि रिज़ल्ट्स जो हैं हमारे पास आए वो अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल हैं या नहीं हैं, मतलब कि रिक्वायर्ड रेंजेस में जो रिज़ल्ट्स आए हैं या नहीं आए। तो उसके लिए हम जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस के डाटा को इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, डाटा को इवैल्यूएट करने के लिए टू डिफरेंट टाइप्स यूज़ की जाती हैं। एक है प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच और सेकंड वन है परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच। इन अप्रोचेज़ को यूज़ करके ना हम फाइंड करते हैं कि बेसिकली जो हमारा डाटा है वो कंट्रोल सिस्टम में आ रहा है या नहीं आ रहा, रेंजेस के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो क्या चीज़ें हैं, क्या कंडीशंस हैं जो अप्लाई की जाएँ और ठीक हो जाए, और अगर आ रहा है तो फिर तो वेल है। ठीक है ना। अब हम आते हैं प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच की तरफ। प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच की एक ऐसी अप्रोच है या ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम क्वालिटी की असेसमेंट करते हैं। ठीक है ना, उसका प्रोटोकॉल या उसका जो मेथड है वो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड होता है। मतलब ये नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है ना कि ये प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच है, यानी कि जो मेथड हम यूज़ करेंगे, जो स्टेप्स हम इन्वॉल्व करेंगे वो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड होंगे, एज़ इट इज़ हर लेबॉरेटरी से यूज़ करेगी। ठीक है ना। सो प्रिस्क्राइब जो मेथड को यूज़ करके क्वालिटी एश्योरेंस डाटा को इवैल्यूएट किया जाता है। ठीक है ना। तो मतलब इसमें ये चेक करते हैं कि जो हमारा डाटा है वो एक्यूरेट है या नहीं है, डिज़ायर्ड डाटा है या नहीं है, कंट्रोल सिस्टम में आया है या नहीं आया, या रिक्वायर्ड रेंजेस के अंदर ये हमारा रिज़ल्ट आए हैं या नहीं आए। तो मतलब ये चीज़ें इसमें चेक की जाती हैं। प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच को फाइंड करने के लिए ब्लैंक सैंपल, डुप्लिकेट सैंपल, ब्लैंक स्टैंडर्ड्स और स्पाइक रिकवरीज को जो है वो मेजर किया जाता है। अब ये सेकंड पैसेज में एग्जांपल दी गई है, इसमें बताया हुआ है कि क्वालिटी असेसमेंट की अगर हम प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच की बात करें ना, क्वालिटी असेसमेंट के लिए अगर हम प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच की बात करें तो इसके के लिए एक प्रोटोकॉल जो वो पब्लिश किया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने, जिसके थ्रू जो है वो लेबॉरेटरीज़ में वाटर और वेस्ट वाटर जो है उसको स्टडी किया गया। इंडिपेंडेंटली सैम्पल्स ए एंड बी आर कलेक्टेड। हाँ, अब यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है कि प्रोसेस बेसिकली हुआ क्या था। सबसे पहले जो है वो कलेक्शन हुई है सैंपल की। सैंपल कलेक्ट किए गए दो, ए और बी। ठीक है, दो सैंपल्स को कलेक्ट किया गया और उनको फर्दर फिर डिवाइड कर दिया गया, फर्दर उन्हें पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया गया इक्वल वॉल्यूम्स के हिसाब से। यानी कि अगर हमारे पास ए सैंपल था तो उसको हमने इक्वल 2 वॉल्यूम्स में स्प्लिट कर दिया, A1 में और A2 में। बी जो था उसे इक्वल वॉल्यूम्स में हमने स्प्लिट कर दिया, बी में और BSF में। अब BSF क्या है? BSF का मतलब है स्पाइक्ड सैंपल। ठीक है, अब स्पाइक का यहाँ पे क्या मतलब है कि इसमें हम इस जो हमारे पास ये सैंपल था ना, इसके अंदर हमने क्या किया, नोन अमाउंट ऑफ एनालाइट जो है वो हमने ऐड किया। ठीक है, और जो नेक्स्ट हमारे पास सैंपल है उसमें है DF मतलब फील्ड ब्लैंक। इसको भी हमने स्पाइक किया, यानी कि इसके अंदर भी हमने क्या किया, नॉन अमाउंट ऑफ एनालाइट यूज़ किया। अब हमारे पास देखें टोटल कितने सैंपल्स हो गए हैं, 5। A1 हुआ, A2 हुआ, B हुआ, BSF हुआ और DF हुआ। ठीक है ना। अब यहाँ से प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट डायग्राम से आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी।
ये देखें प्रोसेस जो है वो स्टार्ट से डीएफ रिकवरी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सबसे पहले हमने फील्ड ब्लैंक डीएफ सैंपल को एनालाइज करना है, ठीक है ना। इसमें हमने चेक किया कि रिज़ल्ट्स जो हैं वो विद इन लिमिट्स हैं या नहीं हैं। अगर तो लिमिट्स में नहीं है तो ये नो वाली साइड है, अगर तो लिमिट्स में है तो येस वाली साइड है। सबसे पहले हम जो है वो नो वाली साइड को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद येस पे आएंगे। अगर जो रिज़ल्ट्स हैं वो विद इन लिमिट्स नहीं हैं तो नेक्स्ट मेथड जो होगा वो ब्लैंक सैंपल प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं डीएल, ठीक है। फिर इसे एनालाइज किया जाता है कि अब ये विद इन लिमिट्स है या नहीं है। अगर तो विद इन लिमिट होगा तो सिस्टमैटिक एरर जो है वो फील्ड में है, मतलब सैंपल हैंडलिंग में, ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में, या कोई भी ऐसी वजह बनी है जिसकी वजह से ये कोई एरर आया है, प्रॉब्लम बनी है। और अगर जो लिमिट में नहीं है तो सिस्टम जो है वो मतलब एरर है वो सिस्टमैटिक एरर जो है वो लेबॉरेटरी में आया है, ठीक है। तो लेबॉरेटरी कंडीशंस को, उसकी इंस्ट्रूमेंटेशंस को चेक वगैरह किया जाता है, चेक किया जाता है कि मतलब किस वजह से एरर आया, तो उस वजह से फिर वो इम्प्रूवमेंट्स लाई जा सकती हैं। अब हम येस की तरफ आते हैं कि अगर तो जो फील्ड स्पाइक्ड सैंपल के रिज़ल्ट्स हैं वो सही आते हैं तो हम बी सैंपल को एनालाइज करते हैं, ठीक है। और अगर बी सैंपल विद इन लिमिट्स आता है तो बीएसएफ की रिकवरी चेक करते हैं, ठीक है ना। मतलब ये फ्लो शीट डायग्राम है जो स्टेप बाय स्टेप येस का लिमिट्स में आ रहा है, नो का लिमिट्स में नहीं आ रहा, लिमिट्स में आ रहा है तो नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, लिमिट्स में नहीं आ रहा तो नेक्स्ट क्या कर रहे हैं। मतलब ये फ्लो शीट डायग्राम एक दिखाई गई है, ठीक है। अच्छा, अब बीएसएफ की रिकवरी को चेक किया कि ये विद इन लिमिट्स है या नहीं है। अगर नो है तो रिकवरी विद इन रेंज जो है वो, अगर नो है यानी रिकवरी जो है विद इन रेंज नहीं है तो लेबॉरेटरी स्पाइक बीएसएल प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट तो फिर इसकी रिकवरी चेक करेंगे ताकि पता चल सके कि प्रॉब्लम जो है वो किस वजह से जनरेट हुई है। अगर बीएसएल विद इन लिमिट्स है तो कोई टाइम डिपेंडेंट सिस्टमैटिक एरर हो सकता है, जो कुछ देर बाद जो है वो डिवेल्प हो जाता है। मतलब प्रॉपर कंडीशंस ना हो होने की वजह से, मतलब कंटेमिनेशन की वजह से ये जो है वो एरर डेवलप हो सकता है। और अगर नो है तो मतलब इमीडिएट सिस्टमैटिक एरर जो है वो हुआ है, और उसके बाद जो है बी सैंपल को जो है वो बी सैंपल की एनालिसिस को इफ़ेक्ट करेगा। अब ये ऊपर देखें यहाँ पे अगर बी सैंपल का रिज़ल्ट जो विद इन लिमिट नहीं आ रहा, नो वाली साइड पे यहाँ पे A1 - A2 वो ब्रैक बार्स में दिया हुआ है ना, तो वहाँ पे देखें अगर बी सैंपल का रिज़ल्ट जो है वो विद इन लिमिट नहीं आता तो डुप्लीकेट सैंपल जो है A1 और A2 उनको एनालाइज करते हैं। इसकी भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो विद इन लिमिट्स हैं या नहीं हैं। अगर येस मतलब विद इन लिमिट्स हैं तो A1 और A2 है वो अंडर कंट्रोल हैं डाटा, ठीक है ना, मतलब डाटा जो है वो वैलिड है, कोई एरर नहीं है। और अगर नो है तो मतलब ये कि दो सैंपल जो हैं रेप्लिकेट किए, इनकी रेप्लिकेशन जो है वो ठीक से नहीं हुई, यानी कि इसकी रेप्लिकेशन जो है वो पुअर है। इस तरह से ये फ़्लो चार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात की गई है ये पैराग्राफ में। इसमें अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये प्रोसेस जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मनी वेस्टेज प्रोसेस है, ठीक है। और इवैल्यूएशन के लिए स्टेप्स रिक्वायर हैं कि उसकी जो वैलिडिटी को हमने चेक करना है। और अगर तो एडवांटेजेस की बात की जाए तो मतलब इसका ये फ़ायदा है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं ना एक ही प्रोटोकॉल को यूज़ करती हैं डाटा को इवैल्यूएट करने के लिए, यानी कि अपनी मर्ज़ी नहीं चलानी पड़ती हर इंडस्ट्री को कि अब कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जाए डाटा को इवैल्यूएट करने के लिए। ये ऑलरेडी प्रेस्क्राइब्ड होता है तो हर इंडस्ट्री ने एज़ इट इज़ इस मेथड को यूज़ कर लेना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच। इस मेथड के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो फ्री होती हैं कि जो भी डाटा इवैल्यूएट हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग खुद कर सकती है, ठीक है। मॉनिटरिंग के जो मेथड्स हैं वो सेम होते हैं, मतलब कि असेसमेंट के मेथड तो वो सेम ही होते हैं ना, डुप्लीकेट मेथड होता है, ब्लैंक सैंपल मेथड होता है। इन मेथड्स के थ्रू जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसको क्वालिटी को, और उसके बाद इवैल्यूएशन की जाती है।
परफॉर्मेंस बेस अप्रोच जो है उसका मेन पर्पस यही फाइंड करना होता है कि सैम्पल के को एनालाइज करने के लिए जो भी कंडीशन रिक्वायर है, आइदर वो कंडीशन अवेलेबल है या नहीं है, रिजल्ट्स अंडर कंट्रोल हैं या नहीं हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से डाटा जो है वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल से बाहर जा रहा है, या कौन से ऐसे एक्शंस लिए जाएँ और डाटा को जो है वो कंट्रोल किया जाए, और कौन सी ऐसी करेक्टिव जो है वो मेजरमेंट्स ली जाएँ जिसकी वजह से डाटा जो है वो हमारे पास ठीक से आ जाए, हमें ठीक मिल जाए, क्वालिटी एश्योर हो सके और हम जो है डाटा को इवेलुएट कर लें। ठीक है, बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड जो अप्रोच है इसके अंदर जो है वो डिफरेंट टूल्स यूज़ किए जाते हैं। टूल मतलब यहाँ पे कंट्रोल चार्ट का ये बताया गया है, सेकंड पैसेज में कंट्रोल चार्ट्स को यूज़ किया जाता है। और अब कंट्रोल चार्ट्स क्या हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस को चेक करने के लिए, उसके डाटा को असेस करने के लिए कंट्रोल चार्ट जो हैं वो टाइम डिपेंडेंट ग्राफ होते हैं। ठीक है ना, जो किसी भी प्रोसेस को या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग को या किसी भी एनालिसिस को इंडिकेट करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। यानी कि बेसिकली ये एक ग्राफ है, एक चार्ट है जिसके थ्रू हमने डाटा को एनालाइज करना है। ठीक है, कंट्रोल चार्ट्स की डिफरेंट जो हैं वो टाइप्स हो सकती हैं। इसमें आता है प्रॉपर्टी कंट्रोल चार्ट और प्रिसीजन कंट्रोल चार्ट। ठीक है जी, 1920 में जो है इन चार्ट्स को डेवलप किया गया क्वालिटी एश्योरेंस टूल के तौर पे। ठीक है ना, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कंट्रोल चार्ट। ये चार्ट्स बेसिकली सैम्पल और उसकी प्रॉपर्टी को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और जो प्रॉपर्टी एनालाइज की जाती है वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में है या नहीं है, मतलब ये हमने इसमें चेक करना होता है। प्रॉपर्टी कंट्रोल चार्ट्स में जो हमारे पास होती है एक सेंट्रल लाइन, एक मीन लाइन हम कह सकते हैं कि होती है कि, और हमने ये देखना होता है कि हमारे पास जो डाटा के रिजल्ट्स आए हैं, जो पॉइंट्स हमारे पास शो हुए हैं ग्राफ के अंदर, वो मीन लाइन के राउंड अबाउट हैं या नहीं है। अगर तो डेविएशन ज़्यादा हो गई है, मतलब एक्सीड कर गई है, तो मतलब इसका मतलब है कि सिस्टम में कोई ना कोई एरर आ गया है, सिस्टम जो है वो कंट्रोल नहीं है, तो मतलब हमारे पास रिज़ल्ट्स ठीक से नहीं आए। और अगर मतलब बिल्कुल सेंट्रल लाइन से, मीन वैल्यू से बिल्कुल करीब अगर हमारे वो पॉइंट्स जो होते हैं, रिज़ल्ट्स हमारे बिल्कुल उसके करीब आते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो एक्यूरेट हैं और सिस्टम हमारा ठीक से चल रहा है, कंडीशंस जो हैं वो नॉर्मल हैं। सबसे पहले तो अब ये होना ना कि सेंट्रल लाइन को फाइंड आउट करना है। सेंट्रल लाइन को फाइंड आउट करने के लिए आपको फ्रंट पे फार्मूला जो है वो शो हो रहा है। सेंट्रल लाइन का है CL से रिप्रेजेंट किया गया है। इसका मतलब है सेंट्रल लाइन, और वो किसके इक्वल है, मीन के, x बार मीन के, और मीन किसके इक्वल होता है, समेशन xi/n, यानी कि नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ जो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, वो इसके थ्रू हम सेंट्रल लाइन जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। अब सेंट्रल लाइन तो हमने कर ली फाइंड, उसके बाद जो है हमने डेविएशन को भी चेक करना होता है ना, कि कुछ तो हैं वो मीन लाइन तो हमने चेक कर ली ना कि ये हमारे पास मीन वैल्यू है, इसकी राउंड अबाउट होनी चाहिए, और जो डेविएशंस आएंगी वो कैसे फाइंड आउट करनी है। डेविएशंस का भी फार्मूला होता है S है अंडर रूट समेशन xi-x(n-1)/n-1। ठीक है, ये तो ये फार्मूला है हमारे पास उसे डेविएशन को चेक करने का। अब नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल चार्ट की जो है वो 4 लिमिट्स या बाउंड्रीज़ होती हैं। ये नीचे जो शो हो रही हैं ये है हमारे पास अपर वार्निंग लिमिट, उसके बाद है लोअर वार्निंग लिमिट, वार्निंग है वर्ड, ठीक है, लोअर वार्निंग लिमिट, और थर्ड वन है अपर कंट्रोल लिमिट, और फोर्थ है लोअर कंट्रोल लिमिट। ठीक है, अब ये जो लिमिट्स हैं, अपर वार्निंग जो लिमिट है वो किसके इक्वल होती है, सेंट्रल लाइन प्लस 2s। जो लोअर वार्निंग लिमिट है वो किसके इक्वल होती है, सेंट्रल लाइन माइनस 2s। अपर जो कंट्रोल लिमिट है वो किसकी इक्वल है, सेंट्रल लाइन प्लस 3s। और जो लोअर कंट्रोल लिमिट है वो किसकी इक्वल है, L-3s, सेंट्रल लाइन माइनस 3s। ठीक है, अब ये माइनस और प्लस का, नेगेटिव पॉजिटिव का क्या चक्कर है यहाँ पे ये है कि मतलब जो ये डेविएशंस हैं,
सेंट्रल लाइन से 2 पॉइंट्स डेविएशन है, ठीक है। सेंट्रल लाइन से 3 पॉइंट डेविएशन है। अब ये पॉजिटिव का मतलब है कि ये अपर लिमिट में है डेविएशन, ठीक है। और नेगेटिव का है कि मतलब ये जो डेविएशन 2 पॉइंट्स की आ रही है या 3 पॉइंट्स की आ रही है तो वो ये क्या है, लोअर लिमिट में है। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल 15.1 दी गई है। ये हमारे पास सैम्पल्स, डिफरेंट सैम्पल्स हैं। कितने सैम्पल्स हैं हमारे पास हैं, 20 सैम्पल्स हैं और उनके रिजल्ट्स दिखाए गए हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ में इसका सोल्यूशन होगा कि किस तरह से इसे ड्रॉ करना है। ये हमारे पास एक्सिस में जो है वो सीक्वेंसेस आ गए हैं और जो वाई एक्सिस है उस पर आ गया परसेंट रिकवरी, ठीक है। ये अब देखें, हमने कहा था कि हमारे पास एक होती है मीन वैल्यू यानी कि सेंट्रल लाइन। ये दरमियान में जो हमें शो हो रही है CL=X बार, ये हमारे पास है मीन वैल्यू। अपर जो है वो उसमें है कि सबसे ऊपर है अपर कंट्रोल लिमिट, उसके नीचे है अपर वार्निंग लिमिट और सेंट्रल लाइन से नीचे है लोअर वार्निंग लिमिट और है लोअर कंट्रोल लिमिट, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास, ये हमारे पास मीन वैल्यू के जितने ज़्यादा क्लोज होंगे तो हम कहेंगे कि हमारा जो है वो सिस्टम अंडर कंट्रोल है। रिज़ल्ट्स हमारे पास बिल्कुल ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट्स वगैरह शो हो रहे हैं पास, तो सारा सिस्टम जो है वो ठीक से चल रहा है, सारा प्रोसेस मेथड जो है वो ठीक से हो रहा है। और अगर तो डेविएशन हो रही है, मतलब ये सबसे पहले हमारे पास है ना अपर कंट्रोल लिमिट, अगर इससे जो है ये पॉइंट्स एक्सीड कर जाएं या लोअर कंट्रोल लिमिट से एक्सीड कर जाएं तो हम कहेंगे कि ये जो सिस्टम है वो अंडर कंट्रोल नहीं है, इसमें एरर्स वगैरह आ जाएंगे। तो फिर हमें कुछ कंडीशंस को देखना पड़ेगा कि किस वजह से ये एरर्स आए हैं और क्या इसके लिए किया जाए, कौन से ऐसे मेथड्स अप्लाई किए जाएं कि ये जो हमारे रिज़ल्ट्स हैं वो रेंजेस में आ जाएं, सिस्टम जो है वो अंडर कंट्रोल हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्टिंग अ प्रिसीजन कंट्रोल चार्ट। इन चार्ट्स में ये चेक किया जाता है कि जो हमारा यूज्ड मेथड है वो कितना प्रिसाइज है, यानी कि इसमें प्रिसीजन को चेक किया जाता है इन चार्ट्स के थ्रू ना। इनमें जो है वो रेंज डिज़ाइन की जाती है, ठीक है ना, यानी कि एक रेंज की ली जाती है, लोअर रेंज होती है या अपर रेंज होती है या लोअर रेंज होती है, मतलब उसके जो हमारे पास जो रिज़ल्ट्स होंगे ना वो हमारे इन दोनों रेंजेस के दरमियान होंगे, ठीक है। एक लार्ज रेंज होगी और एक स्मॉल रेंजेस होंगी, यानी कि इसमें जो है वो स्पेसिफिक रेंजेस को सेट किया जाता है और उसके दरमियान रिज़ल्ट्स आते हैं, तो वो हमारा एक्यूरेट मेथड होगा, हमारा सिस्टम ठीक से काम करेगा। अगर उन रेंजेस के अंदर नहीं आए तो फिर हमने कहना कि हमारा सिस्टम जो है वो कंट्रोल में नहीं है। अब रेंज का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है R=X लार्ज माइनस X स्मॉल, ठीक है। इस मेथड में 15 से 20 जो हैं वो सैम्पल्स को एनालाइज करते हैं, फिर रिज़ल्ट्स को मतलब देखते हैं और प्रिसीजन कंट्रोल चार्ट जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। इसमें R जो होता है वो समेशन RI/N होता है, यानी कि जो रेंजेस फाइंड करनी है डिवाइडेड बाय नंबर्स। इसके लिए जो अपर कंट्रोल लिमिट होती है वो FUCL/R होती है और जो अपर वार्निंग लिमिट होती है वो FUWL/R होती है। R जो है वो हमारे पास क्या है, रेंजेस जो हमने फाइंड किए हैं, और FUWL या FUCL जो है वो हमारे पास क्या है, स्टैटिस्टिकल फैक्टर हैं जिन्हें नंबर ऑफ़ रेप्लिकेट से डिटर्मिन करते हैं और बाद में जो है वो रेंजेस को फाइंड आउट किया जाता है। अच्छा, जो रेंजेस हैं ना इसमें वो हमने क्या करना है कि रेंज जो है वो ज़ीरो से अबव, ज़ीरो या ज़ीरो से अबव होनी चाहिए, मतलब रेंज जो है वो ज़ीरो या ज़ीरो से अबव सेट करते हैं, इससे बिलो नहीं। यानी कि ज़ीरो से ज़्यादा जब हम करेंगे तो ये पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा ना, मतलब इसमें जो है वो नेगेटिव चीज़ें नहीं आएंगी और नेगेटिव जो की तरफ जो मतलब होगी वो लोअर कंट्रोल लिमिट और लोअर वार्निंग लिमिट वो इसमें यूज़ नहीं की जाती, ठीक है, मतलब वो इसमें नहीं होती इस मेथड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल दी गई है, इसमें भी हमारे पास 20 सैम्पल्स दिए गए हैं और उनके रिजल्ट्स दिखाए गए हैं, जिसके थ्रू हमने ये ग्राफ ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास सीक्वेंसेस हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ सैम्पल्स हैं, उस पर आर ये हमारे पास है रिकवरी, ठीक है। और इस पे क्या हुआ है कि इसमें हमने जैसे हमने बात किया है कि इसके अंदर हमने रेंजेस को सेट किया है, ठीक है, जो ज़ीरो से अबव होंगी तो यानी कि लोअर वार्निंग लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट इसमें नहीं होगी। तो आर जो है ये हमारे पास हो गई रेंज, ठीक है, सेंट्रल लाइन होगी।
और ऊपर जो रेंज होगी और ऊपर जो है वो अपर कंट्रोल लिमिट होगी और अपर वार्निंग लिमिट होगी। और अब हमने देखना है कि जो हमारे पास सैम्पल्स हैं उनके रिज़ल्ट्स वो किस तरह से डेविएट कर रहे हैं, ज़्यादा डेविएट तो नहीं कर रहे, आसपास रिज़ल्ट्स आ रहे हैं या नहीं। तो फिर हमारे पास जो है वो अगर तो नियर अबाउट हमारे आ रहा है सारा कुछ तो सेंट्रल रेंजेस के, तो फिर हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल ठीक जा रहा है। और अगर बहुत ज़्यादा डेविएशन शो करेगा तो फिर हमारे पास हम कहेंगे कि सिस्टम में कोई ना कोई मतलब गड़बड़ है। एडवांटेजेस की या यूजेस की अगर हम बात करें तो आइडेंटिकल सैम्पल्स के जो रेप्लिकेट सैम्पल्स को एनालाइज करने के लिए इस चार्ट को यूज़ किया जाता है। स्टैंडर्ड रेफरेंसेस मटेरियल्स के को एनालाइज करने के लिए इन चार्ट्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरप्रेटिंग कंट्रोल चार्ट्स। पहले हमने चार्ट्स की बात तो कर लिया कि ये चार्ट्स हमने इस तरह से बना लिए हैं, ठीक है, डाटा हमारे पास था, गिवन था, सैंपल थे, उनके रिजल्ट्स थे, वो हम बस पॉइंट्स लगाते गए हैं। जो लाइन सेंट्रल लाइन के या रेंजेस के नियर अबाउट आई है तो हमने कहा है कि ये जो हमारे पास डाटा है या जो एनालिसिस हमने किया है वो अंडर कंट्रोल है, वो ठीक से मॉनिटर हो गई है। और अगर डेविएशन ज़्यादा हुई है तो हमने कहा है कि कोई ना कोई मसला है, कोई ख़राबी है सिस्टम में, या मतलब कोई इन्वायरमेंटल भी हो सकती हैं, लेबॉरेटरी की भी हो सकती हैं, हैंडलिंग के प्रोसेस में भी हो सकती हैं। तो ये चीज़ें हमने पहले देख ली हैं। अब मेन हमारी बात ये है यहाँ पे कि जो है इंटरप्रेट कैसे करना है डाटा को, कंट्रोल चार्ट्स के अंदर हमने किस तरह से इंटरप्रेट करना है। तो उसके लिए हम डिफरेंट जो हैं वो यूज़ करते हैं रूल्स। रूल नंबर 1 है अ सिस्टम इज़ कंसिडर्ड टू बी आउट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल इफ एनी सिंगल पॉइंट एक्सीड्स आइदर द UCL और LCL। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हम कहेंगे कि डाटा जो है वो हमारा स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में नहीं है या स्टैटिस्टिकल कंट्रोल से बाहर है अगर जो है वो हमारे पास लाइंस हैं या जो पॉइंट्स हैं, सिंगल पॉइंट जो है वो अपर कंट्रोल लिमिट या लोअर कंट्रोल लिमिट से एक्सीड करता है तो हमारा सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है, सिस्टम जो है अंडर कंट्रोल नहीं है। रूल नंबर 2 है कि अ सिस्टम इज़ कंसिडर टू बी आउट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल इफ़ टू आउट ऑफ 3 consecutive पॉइंट्स आर बिटवीन अपर वार्निंग लिमिट एंड अपर कंट्रोल लिमिट एंड बिटवीन लोअर वार्निंग लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। अच्छा, इसका ये मतलब है कि अब हम फिर कहेंगे कि स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में हमारा डाटा नहीं है। क्यों नहीं है? कि अगर जो है 3 में से 2 पॉइंट ऐसे हों जो मतलब अपर वार्निंग लिमिट या अपर कंट्रोल लिमिट के दरमियान या लोअर वार्निंग लिमिट या लोअर कंट्रोल लिमिट के दरमियान जो हैं वो एक्सीड करें। सही है ना? मतलब 3 में से 2 पॉइंट अगर इन चारों के दरमियान आते हैं ना तो हम कहेंगे कि हमारा जो डाटा है वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल के अंदर नहीं है। थर्ड रूल ये है कि अगर हमारे पास 7 कंसेक्टिव पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो अगर अबव द सेंट्रल लाइन आए या बिलो द सेंट्रल लाइन आए, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम दिखाई गई है, ये देखें, ये बॉक्स में शो हो रहे हैं। ए वाली डायग्राम में 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 जो डॉट्स हैं ये अबव द सेंट्रल लाइन है, मतलब सेम सीक्वेंस में ऊपर ही आ रहे हैं, ठीक है ना। या ये अबव द सेंट्रल लाइन हो या ऐसे ही बिलो द सेंट्रल लाइन हो तो फिर भी हम कहेंगे हमारा डाटा जो है वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ वन है अ सिस्टम इज़ कंसिडर्ड टू बी आउट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल इफ़ 6 कंसेक्टिव पॉइंट्स आर ऑल इंक्रीजिंग इन वैल्यू और ऑल डिक्रीजिंग इन वैल्यू। द पॉइंट्स मे बी आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल लाइन। ये देखें, बी वाले पॉइंट में है कि हमारे पास 6 ऐसे कंसेक्टिव पॉइंट्स होंगे जो या तो ऊपर होंगे या नीचे होंगे या सेंट्रल लाइन के दोनों साइड्स पे हो सकते हैं, लेकिन होंगे 6 कंसेक्टिव पॉइंट्स जो है इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो भी हमारा जो सिस्टम है वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में नहीं आएगा। रूल नंबर 5 है कि जो हमारे पास 14 कंसेक्टिव पॉइंट्स हैं वो अप्स एंड डाउन में वैल्यूज़ शो करेंगे, ठीक है। सेंट्रल लाइन के गिर्द अप्स एंड डाउन जो है वो वैल्यूज़ को, पॉइंट्स को शो करेंगे तो भी हमारा सिस्टम जो है वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में नहीं होगा। ये देखें, फिगर सी में है, ये अप्स एंड डाउन्स में जो है हमारे पास
पॉइंट्स शो हो रहे हैं, तो इस किस्म के ग्राफ्स भी ये शो करते हैं कि हमारा डाटा जो है, हमारा चार्ट जो है वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल नहीं है, में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अ सिस्टम इज़ कॉन्स टू बी आउट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल इफ़ एनी ऑब्वियस नॉन रैंडम पैटर्न इज़ ऑब्जर्व्ड। मतलब अगर नॉन रैंडम पैटर्न जो है अगर मिलेगा हमें रिजल्ट्स के तौर पे, पॉइंट्स जो हैं अगर नॉन रैंडम होंगे तो भी हम कहेंगे कि हमारा जो डाटा है वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में नहीं है। सेम रूल्स वो कह रहा है कि हम जो है वो प्रिसीजन कंट्रोल चार्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक्सेप्शन ये होती है कि उसके अंदर हमने कहा ना कि रेंजेस सेट की जाती हैं, तो उसमें लोअर जो वार्मिंग लिमिट होती है या लोअर कंट्रोल लिमिट है वो जो है वो नहीं होती यूज़, लेकिन ये रूल्स यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ माई लेक्चर। थैंक यू सो मच।